वंदे मातरम। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 14 अकबरी लोटा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले ये देखते हैं कि इस पाठक के लेखक कौन है। तो इस पाठक के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा, जिनका जन्म 21 सितंबर 1895 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु दिनांक है इनकी 4 दिसंबर 1962। अन्नपूर्णानंद की कहानी अकबरी लोटा एक हास्यपूर्ण कहानी है। लेखक ने कहानी को बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है और साथ ही में बताया है कि परेशानी के समय में परेशान न होकर समझदारी से किस तरह से एक समस्या का हल निकाला जा सकता है। और दूसरी बात, इस कहानी में यह भी बताया गया है कि एक सच्चा मित्र ही मित्र के किस प्रकार काम आता है और उसके लिए बहुत कुछ कर गुजर जाने की अपनी जो कोशिश है वो जारी किस प्रकार रखता है। कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें यह सीख दी है कि सही वक्त पर सही समझ का उपयोग करना कितना ज़रूरी होता है। और इस कहानी के जो मुख्य पात्र है वो है लाला झाऊलाल और उनके मित्र पंडित बिलवाशी मिश्र जी। अब देखते हैं कहानी में क्या है। तो पहले पढ़ेंगे फिर बाद में समझने की कोशिश करेंगे। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आग सेकने के लिए भी न मिलते थे। अर्थात यहाँ पे किसके बारे में जानकारी दी जा रही है लेखक द्वारा? तो लाला झाऊलाल की, जिनको खाने पीने की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। अर्थात यहाँ पे लेखक कहते हैं कि भाई लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। वो अच्छे खाते पीते परिवार से थे और व्यवसाय भी उनका अच्छा खासा चल रहा था। काशी के जो ठठेरी बाज़ार है उस बाज़ार में उनका मकान था। मकान के नीचे बनी दुकानों से महीने के करीब 100 रुपये किराया जाता था। अर्थात 100 रुपये किराया उनको एक महीने का मिलता था उनकी दुकान का। अर्थात उन्हें किसी तरह की कमी नहीं थी। अच्छा व्यवसाय था, अच्छा बड़ा मकान था और मकान की दुकानों का 100 रुपये के लगभग उनको किराया भी मिल जाता था, जो गुजारा करने के लिए काफ़ी बेहतर था। परंतु फिर भी एक साथ 250 रुपये होना ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लो। अभी यहाँ पर देखिए कि लेखक ने इस प्रकार कहा है कि एक साथ 250 रुपये होना कठिन। पहले ऐसा था कि एक साथ 250 रुपये अपने पास होना ये बहुत कठिन होता था। इसीलिए जब लाला झाऊलाल की पत्नी ने एक दिन अचानक 250 रुपये की मांग उनके सामने जाहिर की, तब लाला झाऊलाल का दिल घबरा गया और उनका दिल मानो बैठ सा गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि अगर लाला झाऊलाल अपनी पैसे देने के लिए असमर्थ है या पैसे नहीं दे सकते हैं तो अपने वो भाई से मांग लेगी। इस प्रकार कहा गया। आगे देखते हैं। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। अर्थात देखिए कि किस प्रकार दोनों के बीच में बातचीत हो रही है कि जब लाला झाऊलाल की पत्नी ने अपने भाई से पैसे मांगने की बात कही तो लाला झाऊलाल क्रोधित हो उठे कि उनके होते हुए उनकी पत्नी अपने भाई से पैसे मांगेगी, अर्थात भीख मांगेगी। यह बात उन्हें ज़रा सी भी मंजूर नहीं थी। उन्होंने अकड़ के साथ कहा कि 250 रुपये के लिए
भाई से भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो 250 रुपये का इंतज़ाम कर देंगे। लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि उसे ये रुपए इसी ज़िंदगी में चाहिए। इस पर लाला जवाहरलाल ने कहा कि वह इसी सप्ताह में उसे रुपए दे देगा। इस प्रकार उनकी पत्नी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि उनका सप्ताह कहने का अभिप्राय 7 दिन से है या फिर 7 वर्षों से। तो लाला जवाहरलाल गुस्से के साथ खड़े होते हुए बोले कि आज से गिन कर 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्योतियों में यूं ही बीत गए और रुपए का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर कुछ रुपए का सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे। जैसे कि देखिए अभी यहाँ पे प्रतिष्ठा शब्द आया है, तो प्रतिष्ठा का मतलब होता है इज्जत। यहाँ पर इस प्रकार कहा गया है कि 7 दिन बाद रुपए लेने के लिए तो लाला जवाहरलाल ने अपनी बीवी को बता ही दिया है कि ले लेना इस प्रकार। लेकिन जब 4 दिन का समय ऐसे ही बीत जाएगा या फिर वो उनको पैसे देने में कहीं ना कहीं आनाकानी करेंगे, तो फिर उनकी प्रतिष्ठा तो अभी कुछ भी नहीं बचेंगी। उसकी नज़रों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा। और वो जो अपनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, यानी कि जब देखो तब लाला जवाहरलाल जो भी बात बतानी हो तो वो बढ़ चढ़ कर बताते थे। और वो वही कह रहे कि अब अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी प्रतिष्ठा, यानी कि जो मैंने कहा है कि इज्जत, वो क्या लग जाएगी, इज्जत दांव पर लग जाएगी। वे सोचने लगे कि देने का पक्का वादा करके अगर वे दे ना सके तो उनकी पत्नी उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचेगी। इस प्रकार और अगर पैसे नहीं देते हैं और उनको जो भी वो बता रहे हैं कि अगर पैसे नहीं देंगे और बिना दुम दबाकर निकल भागते तो फिर उसे क्या मुंह दिखलाएंगे, यानी उनसे नज़र से नज़र नहीं मिला पाएंगे, उनकी नज़रों में उसका कुछ भी मूल्य नहीं रहेगा। इस प्रकार वो समझा रहे हैं। अब गाथाएं अर्थात कहानियाँ, वाह करने वाली गाथाएं, यानी कि वाहवाही की, यानी कि बहुत सारी ऊंची ऊंची बातें या फिर ऊंची ऊंची कहानियाँ अपने बारे में। फिर दुम दबाकर निकल भागना है, यानी कि दुम अर्थात पूछ, कि किसी तरह से निकल जाना। इस प्रकार वो इस प्रकार सोच रहे थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को पैसे कभी भी नहीं दिए थे और उसकी नज़रों में उनका कुछ भी मूल्य नहीं रह जाएगा अगर वो पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने अपनी पत्नी के सामने तारीफ की सैकड़ों कहानियाँ सुना रखी थी। अब उन्हें डर था कि कहीं उनकी कही हुई बातें झूठी साबित न हो जाए। वह ये सोच रहे थे कि अब जो एक काम पड़ा है तो लाला जवाहरलाल पूरी तरह से हार गए हैं। उनकी पत्नी ने पहली बार अपनी इच्छा जाहिर की थी कि उसे कुछ रुपए चाहिए। इस समय अगर किसी तरह पत्नी को न कहकर बच निकलते तो वे उसके बाद उनकी पत्नी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते, यानी नज़रे से नज़रें नहीं मिला पाते। खैर एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुक्क थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा। अतः देखिए विपदा अर्थात मुसीबत और खुक्क शब्द आया है अर्थात खाली हाथ, यानी कुछ भी न होना। इस प्रकार अब एक दिन तो बीत गया। फिर इस प्रकार कितने दिन बीत गए कि 5वें दिन तक की, मतलब
पहले 4 और 1 दिन मतलब 4 दिन पहले बीत गए और ये 5वें दिन आखिरकार उन्होंने परेशान होकर उन्होंने अपनी सारी कहानी अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को सुनाई। लाला झाउल की किस्मत इतनी खराब थी कि उस समय उनके मित्र बिलवासी जी के पास भी उतना पैसा नहीं था जितनी की वो मांग कर रहे थे। परंतु लाला झाऊलाल के मित्र ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि उनके पास इस समय उनके पास उतने पैसे नहीं हैं जितने की लाला झाऊलाल मांग रहे थे, परंतु उन्होंने कहा कि मित्र होने के नाते उनकी मदद करने के लिए किसी से मांग कर लाने की कोशिश करेंगे और अगर पैसों का इंतजाम हो गया तो कल शाम तक वे लाला झाऊलाल को ज़रूर दे देंगे। इस प्रकार वो अपने मित्र को सांत्वन दे रहे थे। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सा हंस देगी, पर वह कैसे हंसी होगी, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती है। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो या कहीं रुपए का प्रबंध न कर सके तो, यानी कि देखिए इस प्रकार उनको अभी किस प्रकार से और परेशानी उनकी बढ़ रही है। वही शाम आज थी कि हफ्ते का क्या था, अंतिम दिन, यानी कि सप्ताह का आखिरी दिन, जिसका लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से वादा किया था, वही हफ्ते का ये आखिरी दिन था। लाला झाऊलाल सोच रहे थे कि कल 250 रुपये या तो पत्नी के हाथ में दे देने हैं या फिर अपनी सारी अकड़ के साथ हाथ धोना पड़ेगा। यह सच है कि कल अगर लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए नहीं दिए तो उनकी पत्नी उन्हें कोई फांसी तो नहीं देगी, परंतु उनकी असफलता पर केवल जरा सा हंस देगी। वह कैसी हंसी होगी, उसकी कल्पना मात्र से झाऊलाल से घबराया जाता है, यानी कि लाला झाऊलाल पूरी तरह से उसी बात को सोच के घबरा जाते कि वो किस प्रकार हंसेगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया था और वह अगर वादा पूरा नहीं कर पाए तो उनकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी। इस प्रकार और यहाँ पे फिर से बताया गया है कि आज शाम को अगर पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि नहीं आए तो या फिर कहीं रुपए का प्रबंध न कर पाए, यानी उनके मन में कितनी सारी बातें अभी उलझन वाली हो रही है कि इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। अब आगे देखिए कि ये वही शाम थी कि जिस शाम में पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। अब लाला झाऊलाल उसका इंतज़ार कर रहे थे और सोच भी रहे थे, अगर वो नहीं आया तो फिर क्या होगा, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके तो। तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में आ रहे थे। इसी फिक्र में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। वह बहुत ही चिंता में थे। ऐसी घबराहट के कारण उन्हें प्यास लगी। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी कि नौकर नहीं था तो खुद उनकी पत्नी पानी लेकर ऊपर छत पर चली आई। वह पानी तो ज़रूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लिए वह प्रकट हुई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी घड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिल्लम रही हो। यानी कि देखिए उस जो लोटा है, उस लोटे का जो वर्णन किया है तो वो कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए प्रकट शब्द आया है कि उनकी बेबी पानी का लोटा लेकर प्रकट हो गई। प्रकट होना यानी उपस्थित होना, और बेढंगी अर्थात बेकार। बेढंगी का अर्थ होता है बेकार। जैसे कि लाला झाऊलाल ने पानी लाने के लिए आवाज़ दी तो नौकर के बजाय कौन आया, तो उनकी पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन वो जल्दबाजी में गिलास लाना ही
भूल गई, वो लोटा ही लेकर आ गई। उनकी पत्नी लोटा भी वह लाई जो लाला झाऊलाल को उसकी बिना ढंग की सूरत के कारण बिल्कुल भी पसंद नहीं था तो नया, 1-2 साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप मानो डमरू और माँ चिलम रही हो। लाला ने लोटा तो ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा। फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है, अभी अगर चू कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। अर्थात देखिए कि अभी उनको कितनी बड़ी दुविधा में वो फंसे हुए हैं कि पानी तो उन्होंने नौकर से मांगा था, लेकिन लेकर कौन आया, तो उनकी बीवी पानी लेकर आई है, पत्नी पानी लेकर आई है। अब पत्नी ने पानी तो लाया है, लेकिन पानी भी किस में लाया है कि जैसे मानो कि जो लोटा उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, किसे, लाला झाऊलाल को, तो उस लोटे में उन्होंने पानी लाया। अब पानी तो लाया ही है, लेकिन ग्लास भी साथ में नहीं लाए हैं। और अपने अदब लाला ने लोटे तो ले लिया और बोल भी कुछ नहीं पाए, यानी कि उन्होंने सोचा कि लोटे में पानी है तभी गनीमत है, यानी कि अभी इस प्रकार सोच रहे कि अभी उनकी पत्नी लोटे में पानी लेकर आई है वही सही है। अगर अभी लाला ने कुछ भी बोला तो उनकी पत्नी बुरा मान गई तो हो सकता है कि उन्हें बाल्टी में भोजन मिले, तब लाला क्या करेंगे। यानी कि लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय ये सब उनके मन में विचार आ रहे थे कि अगर मैं कुछ बोला कि भाई ग्लास क्यों नहीं लाया, ग्लास में पानी देना चाहिए ऐसा, तो उनकी पत्नी सीधा उनको जो भोजन देगी वो बाल्टी में ही देगी। लाला अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत के मुंडेर के पास ही खड़े थे। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर देखिए कि अभी लाला ने अपने गुस्से को अंदर ही अंदर दबा लिया और वह पानी पीने लगे। उस समय वे छत के किनारे के पास मुंडेर यानी छत पे, मुंडेर अर्थात छत का जो किनारा होता है वहाँ पे, तो छत के किनारे के पास ही खड़े थे। लेकिन कहते हैं कि जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, सोते समय पानी नहीं पीना चाहिए, दौड़ने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत के किनारे के पास खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इस प्रकार यानी कि जो बहुत सारे नियम है उसमें ये नियम भी है कि नहीं है कि भाई छत के किनारे पर खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। आगे देखते हैं। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। किसी ज़माने में न्यूटन नाम के किसी खुरापति ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज़ ईजाद की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय उस लोटे के पक्ष में थी। शब्द आया है वेग अर्थात गति, ओझल अर्थात गायब और ईजाद यानी कि खोज। अभी यहाँ पर वह लोटा यानी कि वो पानी पी रहे थे और पानी के 1-2 घूंट पिए और उतने में ही न जाने कैसे उनके हाथ का वो जो लोटा था वो हिल उठा और लोटा छूट गया, यानी अचानक से नीचे जाने लगा। लोटा उस गति से नीचे गली की ओर गया जिस गति से आसमान में उल्का पिंड नजर आते हैं। उल्का पिंड होते हैं ना, आसमान से एकदम से चमकते, हम चमकता तारा कहते हैं इस प्रकार। और उसी तेज गति से वह लोटा नज़रों के सामने से गायब हो गया। यानी कि जैसे हम देखते हैं
कि कभी कभी हमें टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, हम जब तक दूसरे को दिखा रहे होते तब तक वो गायब हो जाता है। तो उसी प्रकार मानो वो लोटा नज़रों के सामने गायब हो गया। लेखक के किसी ज़माने में न्यूटन नाम के खुरापाती वैज्ञानिक ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, यानी ग्रेविटिविटी नाम की एक चीज़ की खोज की थी। यानी कि अभी वो ऐसा सोच रहे हैं कि किसी ज़माने में न्यूटन नाम का एक खुरापती वैज्ञानिक था जिन्होंने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति, जिसे क्या कहा गया है, ग्रेविटिविटी तो कहते हैं, तो नाम की एक चीज़ की खोज की थी। ऐसा लग रहा था आज वो सारी शक्ति इस समय के लोटे के पक्ष में थी, यानी कि लोटे के साथ वो शक्ति कहीं ना कहीं अधिक तेजी से कार्य कर रही थी। लाला के होश उड़ गए क्योंकि उनका घर तीसरी मंजिल पर था और इतनी ऊंचाई से लोटे का गिरना कोई हंसी मजाक नहीं था। अगर किसी के सिर पे गिरे तो उसका तो मानो हाल बुरा हो जाएगा, इस तरीके या फिर देखने लायक रहेगा। इस प्रकार से वो सब सोच रहे हैं। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे को गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अब अर्थात कि यह लोटा जाने किस अनाधिकारी या फिर अनाधिकारी, यानी कि जिसका कोई मतलब जिसका कोई अधिकारी न हो, ऐसा कि वो घबराते हुए कहते हैं कि अगर लोटा किसी के सर पे गिर गया तो क्या होगा। कुछ हुआ भी ऐसा कि मानो जैसे कि वो सोचे कि ये लोटा अगर गिरेगा भी तो उसका कोई अधिकारी तो नहीं होगा और झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। यानी कि सोचिए कि कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार काशीवास का संदेश, अर्थात कि जिसके भी सर के ऊपर वो गिरेगा तो काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा, इस प्रकार वो कह रहे हैं। तो वो लोटा सोचो किस तरीके से और कितनी तेज गति से नीचे जाकर गिरा होगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला झाऊलाल तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। अब जैसे ही जोरों से शोर सुनाई दे रहा था या कुछ ऐसा हुआ कि जोर का हल्ला उठा। अब हल्ला यानी कि जो शोर हो रहा होगा। लाला झाऊलाल तब दौड़कर नीचे उतरे, तब एक भारी यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ उनके आंगन में घुस आई थी या उनके आंगन में खड़ी हो गई थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। यानी कि जैसे यहाँ पे बताया गया है कि प्रधान अर्थात मुख्य और पूर्व यानी कि पहले, कि जब लाला झाऊलाल को चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई तो वह नीचे दौड़कर चले आया और उन्होंने देखा कि उनके आंगन में लोगों की भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ का एक मुख्य पात्र एक अंग्रेज़ है जो कि सिर से पांव तक भीगा हुआ है, यानी कि पूरी तरह से गीला हो गया है, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसके पैर पर शायद कुछ चोट लगी है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को देखकर लाला झाऊलाल सारी घटना को समझ गए, यानी कि उन्होंने उसको देखा। उस अंग्रेज़ को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल के उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। अर्थात देखिए, कोश अर्थात खजाना, कि
लोटे के दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को पूरी तरह से सिर से लेकर उस लोटे ने पाँव तक धो दिया और फिर उसी के जूते पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया। वह चीखने चिल्लाने लगा और मालिक को दोषी ठहराने लगा। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में भी गालियों का ऐसा विशाल खजाना है। भंडार अर्थात खजाना, कोश अर्थात खजाना की इतना बड़े मात्रा में अंग्रेजी में भी गालियाँ दी जा सकती हैं, इसके बारे में उनको अभी पता चला। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको पाठ समझ में आया होगा। इसके आगे का पाठ हम भाग 2 में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।